Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss about some simple analytical study which is used in our epidemiology, that is cross-sectional study and ecological study. So guys, if you are new on my channel, then kindly subscribe it because I want to make you sure that my all video will be very helpful for your exams like NEET, PG, FMG, NEXT, AIPCT and so on. Okay, so now let's start the video. Let me summarize one thing. Retrospective cohort study is much better than prospective cohort study, and prospective cohort study is much better than केस कंट्रोल स्टडी बिकॉज यू नो दैट रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में हमें इंसिडेंस मिलता है, रिलेटिव रिस्क मिलता है, एंड रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में हम अपोजिट डायरेक्शन में स्टडी करते हैं, इसलिए ये हमारा टाइम भी सेव करता है. एंड प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में क्या मिलता है, इसमें हमें इंसिडेंस मिलता है एंड रिलेटिव रिस्क मिलता है. ओके, केस कंट्रोल स्टडी में हमें क्या मिलता है, ऑड्स रेशियो मिलता है. सो नाउ क्लियर. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉस सेक्शनल स्टडी. ठीक है, तो कोहॉर्ट स्टडी क्या थी, फॉरवर्ड थी, एंड केस कंट्रोल स्टडी बैकवर्ड थी. बट क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज नाइदर फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड. ठीक है, इट इज डन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, डन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, नाइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड. ओके, एज फॉर एग्जाम्पल 2022 में सपोज मुझे रिलेशनशिप टेस्ट करनी है स्मोकिंग एंड लंग कैंसर की, तो मैं एक ही टाइम पर करने के लिए एक सर्वे कर लेती हूँ और एडल्ट पीपल से पूछती हूँ कि आप में से कितने स्मोकर हैं. सपोज मुझे पता चलता है कि 26% जो है वो क्या है, स्मोकर है. एट द सेम टाइम मैं दूसरा सर्वे करके एडल्ट पीपल से पूछती हूँ कि आप में से कितने को लंग कैंसर है, तो सपोज मुझे पता चलता है कि 1% लोगों को लंग कैंसर है. सो दिस इज ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी. ना मैं इसमें स्मोकिंग से लंग कैंसर की तरफ गई और ना ही लंग कैंसर से स्मोकिंग की तरफ. ठीक है, दोनों को एक साथ मैंने देखा सर्वे करके. मीन्स आपके पॉपुलेशन का क्या लिया, एक क्रॉस सेक्शन लिया कि आप में से कितने को लंग कैंसर है या आप में से कितने लोग स्मोकर हैं. ठीक है, क्या इस स्टडी में मैं कह सकती हूँ कि स्मोकर लीड्स टू लंग कैंसर? नो, नहीं कह सकती, बिकॉज ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम है क्रॉस सेक्शनल स्टडी की. इस स्टडी में फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही तो मुझे तो इंसिडेंस भी नहीं मिलेगा ना, एंड इंसिडेंस नहीं मिला तो मैं रिलेटिव रिस्क भी नहीं कैलकुलेट कर सकती, और ना ही मैंने डिजीज़ ली है, ना ही उसकी हिस्ट्री पूछी, और ना ही मुझे रिस्क फैक्टर का पता चला. मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं जा रही हूँ तो मुझे ऑड्स रेशियो भी नहीं मिल सकता है. मीन्स हम इस स्टडी में जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है उसमें हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन नहीं मिलेगा. ठीक है, लेकिन इस स्टडी में मुझे एक पैरामीटर मिलेगा. वो क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि लंग कैंसर इज़ 1% इन एडल्ट ऑफ योर सिटी, तो ये कौन सा पैरामीटर है, ये है हमारा प्रीवेलेंस. तो इस स्टडी में हमें प्रीवेलेंस मिलता है, इसलिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एक पॉपुलर नेम है प्रीवेलेंस स्टडी. यू कैन सी इट. तो जनरली क्रॉस सेक्शनल स्टडी से आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एपिडेमियोलॉजिकल पैरामीटर कैन बी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल स्टडी. ओके, तो ये होगा हमारा प्रीवेलेंस होगा. क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एक और नाम है स्नैपशॉट स्टडी. So now just recall which study is incidence study, cohort study. Okay, which study is prevalence study, तो वो होगा हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी. केस कंट्रोल से ना तो इंसिडेंस मिलता है ना प्रिवेलेंस मिलता है, लेकिन कम से कम ऑड्स रेशियो तो मिलता है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन तो मिल जाता है. तो ये आपके क्रॉस सेक्शनल स्टडी से बेटर है केस कंट्रोल स्टडी. ठीक है, तो अब आप सोच के बताओ कि इन क्रॉस सेक्शनल स्टडी डू यू हैव ए कंपैरिजन ग्रुप. क्या ये जो आपने अभी जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी किया, क्या इसमें कोई कंपैरिजन ग्रुप था? नहीं था. आपने एक ही ग्रुप में यहाँ पे स्टडी कर दी. देयरफॉर कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल विच हैव ए कंपैरिजन ग्रुप, दोनों में तो कंपैरिजन ग्रुप था ना, कोहॉर्ट में और केस कंट्रोल में, तो दीज बोथ कैन गिव यू स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन. इसलिए कोहॉर्ट और केस कंट्रोल स्टडी इज बेटर देन क्रॉस सेक्शनल स्टडी. नाउ ऑल क्लियर. नेक्स्ट एक और फास्ट एनालिटिकल स्टडी है जो कि है इकोलॉजिकल स्टडी. ओके, विच इज ऑल्सो डन एट ए पॉइंट. सी,
ये बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा, ये मैं लास्ट में बताऊंगी आप लोगों को। ओके, जैसा कि सिर्फ 2022 में इसमें ना हम फॉरवर्ड जाएंगे 2037 तक, ना ही हम बैकवर्ड जाएंगे 2007 तक। ओके, तो इसमें और क्रॉस सेक्शनल में क्या डिफरेंस है, ये भी एट ए टाइम होता है, डन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें एंड क्रॉस सेक्शनल में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी कि इकोलॉजिकल स्टडी जो होता है ना वो ज़्यादातर न्यूट्रिशनल सर्वे में यूज़ करते हैं, यूज्ड इन न्यूट्रिशनल सर्वेज। इसका एक क्लिनिकल एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमेशा एग्जाम में आता है। एवरेज फैट इनटेक बाय ए एडल्ट पॉपुलेशन इन ए सिटी इज 20 ग्राम पर डे। ओके, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान में आप रखो और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या इसमें आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि आपके सिटी में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या फिर ओबेसिटी का इंसिडेंस क्या है, बता पाओगे? नहीं, बिकॉज आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए नहीं तो इंसिडेंस आपको नहीं मिलेगा, देयरफॉर रिलेटिव रिस्क भी नहीं मिलेगा। आप बैकवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं गए तो आपको ऑड्स रेशियो भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आपने कंपेरिजन ग्रुप ही नहीं लिया है ना। तो क्या इस स्टडी में आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द प्रिवलेंस, यहाँ पे प्रिवलेंस पता चल रहा है हार्ट डिजीज़ का? नहीं पता चलेगा। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ केसेस का भी पता नहीं चल रहा है तो प्रिवलेंस भी नहीं पता चल रहा है। तो इकोलॉजिकल स्टडी से ना हमें इंसिडेंस मिलता है, ना प्रिवलेंस मिलता है, ना ऑड्स रेशियो और ना ही रिलेटिव रिस्क। इसलिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज मच बेटर देन इकोलॉजिकल स्टडी। नाउ क्लियर कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में कम से कम प्रिवलेंस तो मिल रहा था ना, ठीक। अब आप सोचो कि क्या इकोलॉजिकल स्टडी में कोई कंपेरिजन ग्रुप होता है? नहीं होता है ना। तो कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल स्टडी आर बेटर देन क्रॉस सेक्शनल एंड इकोलॉजिकल स्टडी, क्योंकि कोहॉर्ट में भी कंपेरिजन था, केस कंट्रोल में भी कंपेरिजन ग्रुप था, क्रॉस सेक्शनल में कंपेरिजन ग्रुप नहीं था लेकिन प्रिवेलेंस मिल रहा था, एंड इकोलॉजिकल स्टडी में हमें तो प्रिवेलेंस भी नहीं देखने को मिला। सी इकोलॉजिकल स्टडी का दूसरा नाम है को रिलेशनल स्टडी। ओके, पहले एग्ज़ाम में क्या होता था ना कि अगर प्रिवेलेंस दिया हुआ है तो आप उसे आराम से क्रॉस सेक्शनल मार्क कर सकते हो, क्योंकि प्रिवेलेंस मिलता है हमें क्रॉस सेक्शनल में। एंड अगर न्यूट्रिशनल स्टडी है तो उसे आप इकोलॉजिकल मार्क कर सकते हो ऑप्शन में। बट एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आया जिसमें प्रिवेलेंस भी मेंशन था एंड न्यूट्रिशनल पैरामीटर भी मेंशन था, तो दोनों जब मेंशन हो तो आप तो को कन्फ्यूज़न होगा ना कि इसमें से कौन सा हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल होगा या फिर इकोलॉजिकल होगा। तो इसका एक बेटर डिफरेंस है जो आपको समझ के याद रखना है, वो ये है कि अगर आपकी स्टडी प्राइमरी डाटा पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा, देन वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। और अगर आपकी स्टडी सेकेंडरी डाटा पर बेस्ड है तो जो आपका स्टडी है वो क्या है, इकोलॉजिकल स्टडी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सी प्राइमरी डाटा वो होता है जिसे इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा हिमसेल्फ, खुद से कलेक्ट किया है तो वो हो गया प्राइमरी डाटा। शायद उसने सबके होम विजिट करके, जो भी पॉपुलेशन है उन सारे पॉपुलेशन में होम विजिट करके कोई स्टडी की है तो वो हो गया क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्योंकि उसने खुद से कलेक्ट किया। एंड सेकेंडरी डाटा वो है कि जिसे इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट नहीं किया है, कहीं के डाटा को, कहीं और के डाटा को यूज़ किया है, कलेक्टेड बाय सम वन एल्स स्टडीड बाय इन्वेस्टिगेटर, मीन्स डाटा किसी और का है, उसको इन्वेस्टिगेटर ने स्टडी किया है। जैसे उसने सपोज सिटी के हॉस्पिटल में ऑलरेडी जो डाटा था उसे लिया और उसके बेसिस पर स्टडी करके रिजल्ट निकाल दिए, तो ये हो गया सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा पे बेस्ड है तो इकोलॉजिकल, ठीक है। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है तो पहले आपको सबसे पहले इकोलॉजिकल एंड क्रॉस सेक्शनल में डिफरेंस होगा अगर, तो वहाँ पे यही देखना है ऑप्शन में अगर है तो, कि इफ़ आपके क्वेश्चन में प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा मेंशन नहीं है तब आप सेकेंड डिफरेंस जो है वो लेंगे प्रिवेलेंस का, ठीक है। लेकिन अगर प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा मेंशन है तो आप सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के बेसिस पे ही उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है या फिर इकोलॉजिकल स्टडी है, ठीक है। तो अभी तक की अभी जितनी डिस्कस्ड एनालिटिकल स्टडी है उन सारे को हम कंपेयर तो कर सकते हैं ना। नाउ सी RCT, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, इसे मैंने अभी तक नहीं बताया है, नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी बनाऊंगी RCT पे तो मैं बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल इतना समझते हैं। ये है RCS मीन्स रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। आपने जाना कि रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में हमें मिलता है इंसिडेंस, रिलेटिव रिस्क,
और हमारा टाइम भी सेव होता है, ठीक है। ये है प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, इसमें मिलता है इंसिडेंस, रिलेटिव रिस्क। ये है केस कंट्रोल स्टडी, इसमें मिलता है ऑड्स रेशियो। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसमें मिलता है प्रीवैलेंस। इकोलॉजिकल स्टडी में इनमें से कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको पता है कि रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में हमें 3 चीज़ मिलते हैं, इंसिडेंस, रिलेटिव रिस्क एंड टाइम भी हमारा सेव होता है। तो ये बेटर है प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी से, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में टाइम ज़्यादा लगता है। इंसिडेंस और रिलेटिव रिस्क तो इसमें मिलता है, टाइम ज़्यादा लगता है। फिर देखते हैं कि प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में इंसिडेंस भी मिलता है और रिलेटिव रिस्क भी मिलता है, लेकिन जो केस कंट्रोल स्टडी है उसमें तो सिर्फ हमें ऑड्स रेशियो ही मिलता है ना। तो जब ऑड्स रेशियो मिलता है तो वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता ना जितना कि रिलेटिव रिस्क होता है। तो इसलिए प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी इज़ बेटर देन केस कंट्रोल स्टडी। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है, इसमें हमें ना इंसिडेंस मिलता है, ना रिलेटिव रिस्क, ना हमारा टाइम तो सेव होता ही है। इंसिडेंस, रिलेटिव रिस्क नहीं मिलता है, बस हमें जो मिलता है ऑड्स रेशियो भी नहीं मिलता है, जो मिलता है वो है प्रीवैलेंस। तो ये क्रॉस सेक्शनल केस कंट्रोल स्टडी से कम बेटर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है इकोलॉजिकल स्टडी, इसमें ना हमें इंसिडेंस मिलता है, ना रिलेटिव रिस्क, ना टाइम तो सेव होता है, इंसिडेंस, रिलेटिव रिस्क नहीं मिलता है, ऑड्स रेशियो भी नहीं मिलता है, इवन प्रीवैलेंस भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज बेटर देन इकोलॉजिकल स्टडी। ओके, नाउ ऑल क्लियर। सी, स्टडी विथ ए कंपेरिजन ग्रुप आर बेटर देन स्टडी विदाउट ए कंपेरिजन ग्रुप। ओके, कंपेरिजन ग्रुप के साथ स्टडी ज़्यादा बेटर होगा विदाउट कंपेरिजन ग्रुप के तुलना में, ठीक है। इन कंपेरिजन ग्रुप वाली स्टडी को, ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी, तो इन तीनों को हम हॉरिजॉन्टल स्टडी भी कहते हैं, ठीक है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कहते हैं। इसी तरह से क्रॉस सेक्शनल एंड इकोलॉजिकल स्टडी को हम वर्टिकल स्टडी भी कहते हैं, ठीक है, या फिर नॉन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट ऑफ स्टडी। सी, रिजल्ट ऑफ स्टडीज अप्लीकेबल ऑन, जो भी रिजल्ट होता है, ये जितने भी स्टडीज़ हैं उन सारे का एनालिटिकल स्टडी, उनका जो रिजल्ट होता है वो किस पे अप्लीकेबल है। तो कोहॉर्ट स्टडी का जो रिजल्ट होता है वो इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, केस कंट्रोल का इंडिविजुअल पे, क्रॉस सेक्शनल का भी इंडिविजुअल पे अप्लीकेबल होता है, ठीक है। इकोलॉजिकल स्टडी का जो रिजल्ट होता है वो पॉपुलेशन पे अप्लीकेबल होता है, इसी को इकोलॉजिकल फैलेसी भी कहते हैं, ठीक है। सी, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम में, इंडिविजुअल इज द यूनिट ऑफ स्टडी इन ऑल एनालिटिकल स्टडी एक्सेप्ट, मीन्स जितने भी एनालिटिकल स्टडी है उन सबको अप्लाई किया जाएगा किस यूनिट पे, तो वो होगा इंडिविजुअल पे, लेकिन किसको छोड़ के, तो एक एक्सेप्शन में है इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी का जो रिजल्ट होता है वो पॉपुलेशन पे अप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल पे अप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, थैंक यू।